क्या आप जानते हैं कि आपके गांव में खेतों में रातों को अजीब आवाज़ क्यों सुनाई देती है? अगर नहीं तो आज सुनिए पूर्वा गांव के कलवा खेत और उसके 100 फीट गहरे डरावने कुएं की कहानी। एक ऐसी कहानी जिसे सुनने के बाद शायद आप कभी रात में अकेले खेतों की तरफ जाने की हिम्मत नहीं करोगे। गांव की रातें शहर जैसी नहीं होती। शहर में रात होते ही रोशनी जगमगाने लगती है, लेकिन गांव में अंधेरा और सन्नाटा चारों तरफ फैल जाता है। पूर्वा गांव के बाहर एक खेत था जिसे लोग कलुआ का खेत कहते थे। गांव वालों का मानना था कि उस खेत में कुछ ऐसा था जो सामान्य नहीं था। लोग दिन में तो वहां काम कर लेते थे, लेकिन सूरज ढलने के बाद उस तरफ जाने से बचते थे। एक ठंड भरी रात लगभग 11:30 बजे दो भाई रमेश और सुरेश अपने खेत में पानी लगा रहे थे। दोनों ट्यूबवेल के पास बने छोटे से कमरे में बैठे थे। बाहर घना कोहरा था और हवा में अजीब सी ठंडक थी। दिसंबर का महीना था। सुरेश ने घबराकर कहा, भैया आज कुछ ठीक नहीं लग रहा। रोज इस समय ना कोई जानवर की आवाज़ सुनाई देती थी, लेकिन आज तो पूरा इलाका ही शांत था। रमेश हंस पड़ा। उसने कहा, डर मत, पानी लगाने दे, फिर घर चलते हैं। फिर रमेश बाहर चला गया और वो पानी डालने लगा। लेकिन सुरेश को गांव वालों की एक बात बार बार याद आ रही थी। लोग कहते थे कि खेत की आखिरी कोने पर बने पुराने कुएं के पास रात को कोई रोता है। कुछ देर बाद रमेश टॉर्च लेकर खेत देखने निकल गया। बाहर कोहरा इतना ज़्यादा था कि कुछ कदम आगे भी साफ दिखाई नहीं दे रहा था और धीरे धीरे फसलों के बीच बने रास्तों पर चल रहा था। तभी उसे लगा जैसे कोई उसका पीछा कर रहा है। मतलब कोई उसके पीछे चल रहा है। वो रुका तो उसकी आवाज़ भी रुक रही है। जैसे कोई चल रहा है, कोई उसके पीछे चल रहा है, तो चल रहा है तो उसकी चलने की आवाज़ आ रही है और साथ में उसके पीछे जो चल रहा है उसकी भी आवाज़ आ रही है। पर जब वो रुक रहा है तो पीछे वाला जो चल रहा है उसकी भी रुकने की आवाज़ आ रही है। वो फिर चला तो आवाज़ दोबारा आने लगी। रमेश के शरीर में एकदम बोलो तो सिरहन दौड़ गई। मतलब घबराहट, जैसे रोंगटे खड़े हो जाते हैं, वैसा ठंड ठंड सा थोड़ा थोड़ा लगने लगा उसे। तभी उसे कुएं की तरफ से घुंघरूओं की छन छन की आवाज़ सुनाई दी। उसने टॉर्च की रोशनी उधर डाली तो देखा कि कुएं की मुंडेर पर लाल साड़ी पहने एक औरत बैठी है। रमेश ने हिम्मत करके पूछा, कौन है वहाँ? तभी उस औरत ने उसका नाम लेकर कहा, रमेश, मुझे पानी दे दो। रमेश का गला सूख गया। उसे समझ नहीं आया कि उस औरत को उसका नाम कैसे पता। जब उसने टॉर्च की रोशनी उसके चेहरे पर डाली तो उसका होश उड़ गए, क्योंकि उस औरत का चेहरा ही नहीं था। आंखों की जगह काले गड्ढे थे और उसमें से काला खून बह रहा था। रमेश डर के मारे पीछे भागने लगा और ट्यूबवेल के कमरे में बैठे सुरेश को भी बेचैनी सी थोड़ी थोड़ी होने लगी। वो पहले से घबराया हुआ था और उसे थोड़ी और घबराहट होने लगी। जैसे ही वो अंदर बैठा था तो अचानक से कमरे की जो बल्ब थी वो बुझ गई और पूरे कमरे में अंधेरा सा हो गया। तभी दरवाजे पर किसी ने ज़ोर ज़ोर से पीटना शुरू किया, जैसे कोई दरवाज़ा तोड़ना चाह रहा है या खोलना चाह रहा है। सुरेश ने घबराकर पूछा, कौन है? बाहर से रमेश जैसी आवाज़ आई, दरवाज़ा खोलो, मैं कुएं में गिर गया था। सुरेश दरवाजे तक पहुंचा, लेकिन अचानक उसे एहसास हुआ कि बाहर कोई टॉर्च की रोशनी नहीं थी। उसे समझ आया कि बाहर उसका भाई नहीं है। अचानक दरवाज़ा और ज़ोर ज़ोर से धड़क पड़ा। सुरेश डरकर पीछे हट गया। उधर रमेश पूरी ताकत से भाग रहा था, लेकिन उसे लगा कि ट्यूबवेल का कमरा उससे दूर होता जा रहा है। घुंघरों की आवाज़ अब उसके बिल्कुल पीछे सुनाई दे रही थी, जैसे वो बिल्कुल उसको मतलब पास आ रही है। उसने पीछे मुड़कर देखा। वो औरत इंसानों की तरह दौड़ नहीं रही थी। वो एक विशाल मकड़ी की तरह दौड़ रही थी, जैसे मकड़ियाँ उल्टे जैसे 4 5 6 पे भागती वैसी। वो एक विशाल मकड़ी की तरह उल्टी होकर ज़मीन पर रेंगते हुए उसकी तरफ आ रही थी। रमेश डर के मारे गिर पड़ा। वह डरावनी औरत उसके सामने आकर फिर उसने कहा, इस मिट्टी को बहुत समय से इंसानी खून नहीं मिला। आज आज इसकी प्यास बुझेगी। उसी समय सुरेश लाठी लेकर वहां पहुंच गया। उसने पूरी ताकत से उस परछाई पर वार किया। वो मकड़ी बन के ऐसे उल्टी होके सुरेश की तरफ देख रही थी। तभी सुरेश ने उस पर लाठी से वार किया, लेकिन लाठी किसी शरीर से नहीं टकराई। वो सीधा ज़मीन से टकरा गई। ऐसा लगा जैसे उसने धुएं पर वार किया हो।
अगले ही पल वो परछाई गायब हो गई, लेकिन उसके गायब होते ही पूरे खेत में सैकड़ों औरत की हंसी गूंजी थी। मतलब बहुत सारी औरतें, जैसे बहुत सारी औरतें एक साथ हंस रही है। दोनों भाई किसी तरह अपनी जान बचाकर गांव लौट आए। उस घटना के बाद रमेश पूरी तरह बदल गया। वह किसी से बात नहीं करता था। वो घंटों खिड़की से बाहर खेत की तरफ देखता रहता था। घबराया हुआ सुरेश गांव के सबसे बुजुर्ग आदमी राम के पास पहुंचा। राम ने उसे पुराना राज बताया। लगभग 50 साल पहले गांव में भयंकर सूखा पड़ा था। उस समय एक लालची जमींदार ने तांत्रिक के कहने पर अपनी जवान बेटी कमला की बलि दे दी थी। कमला को जिंदा उसी कुएं में फेंक दिया गया था। मरते समय उसने श्राप दिया कि वह खेत हमेशा इंसानी खून मांगता रहेगा। राम ने कहा उसका साया अब रमेश के पीछे पड़ चुका है। यह सुनकर सुरेश डर गया, लेकिन असली डर अभी बाकी था। उसी रात अचानक पूरे गांव की बिजली चली गई। रमेश घर से निकला। उसके पैरों से घुंघरू की आवाज़ आ रही थी। जैसे रमेश चल रहा है ना, जैसे मतलब रमेश आगे आगे चल रहा है, तो उसी के पाँव से घुंघरू की आवाज़ आ रही थी। सुरेश उसके पीछे पीछे भागने लगा। आधी रात को वो उसी पुराने कुएं के पास पहुंचा जहाँ पे कमला की ऐसे मृत्यु हुई थी, मौत हुई थी, जहाँ पे उसको मारा गया था उसके पिता के द्वारा। वहाँ का नज़ारा देखकर उसके पैरों तले ज़मीन खिसक गई। रमेश कुएं की मुंडेर पर खड़ा था। मुंडेर मतलब जो उसके एजेस होते हैं ना, वहाँ पे रमेश ऐसे खड़ा था और उसके सामने हवा में वही बिना चेहरे वाली औरत तैर रही थी। मतलब कुआं जो है और उस पे ऐसे वो ऊपर ऐसे उड़ रही थी कुएं के बीचों बीच। सुरेश चिल्लाया, भैया नीचे उतर जाओ। लेकिन रमेश की आंखें पूरी तरह सफ़ेद हो चुकी थी। उसका अजीब आवाज़ में कहना था कि कमला मुझे बुला रही है। उसी समय राम भी वहां पहुंच गया। उसके हाथों में गंगा जल और राख थी। जैसे ही वो मंत्र पढ़ने लगा, कमला का साया भयानक तरीके से चीखने लगा। सुरेश ने मौका देखकर गंगा जल और राख उस पर फेंक दिया। उसको जैसे ही मौका मिला, उसने राम के जेब से वो गंगा जल और वो सब निकाला और उसे सीधा फेंक दिया। अचानक ज़ोरदार धमाका हुआ। पूरे इलाके में तेज़ हवा चलने लगी। कमला दर्द से चीखने लगी। उसका साया धीरे धीरे कुएं की तरफ खींचने लगा। जैसे वो ऊपर उठ रही थी, वो नीचे नीचे धीरे धीरे जाने लगी। गायब होने से पहले उसे चीखते था, मैं फिर वापस आऊंगी। और अगले ही पल वह कुएं के अंदर समा गई। रमेश बेहोश हो गया, ज़मीन पर गिर गया। सुबह होने पर गांव वालों ने मिलकर उस कुएं को पत्थर और सीमेंट से हमेशा के लिए बंद कर दिया। सबको लगा कि अब खतरा ख़त्म हो गया, लेकिन आज भी पुरवा गांव में कुछ ऐसे लोग दावा करते हैं कि अमावस्या की रात उस बंद कुएं के अंदर खट खट की आवाज़ आती है। जैसे सीमेंट से उसको पैक किया ना, तो सीमेंट वैसे जैसे दरवाजे पर नॉक करते हैं ना, वैसे ही उसके अंदर से आवाज़ आती है। और जो आत्मा उसके अंदर है, मतलब जो कोई भी उसके अंदर है, वो बाहर निकलने का इंतज़ार कर रही है, और शायद आज भी इंतज़ार कर रही है। तो दोस्तों, अगर आपको ये डरावनी कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करो और कमेंट में ज़रूर बताएं कि अगर आप रमेश या सुरेश की जगह होते तो उस कुएं के पास जाते या नहीं। और अगर आप होते तो उसके साथ जैसे वो कर रहे हैं, तो आप होते तो आप वहाँ पे क्या करते उस समय। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।